Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. स्पोर्ट्स यानी खेलों का एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के रूप में अस्तित्व 3000 साल पुराना है, जहां सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक में स्पोर्ट्स को एक कंपटीशन कम एंटरटेनमेंट टूल के तहत लोगों के सामने पेश किया गया था। हालांकि खेल मानव जीवन का हिस्सा इससे भी कई हजारों साल पहले से रहा है, जहां स्प्रिंटिंग और रेसलिंग को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और हमारी एपिक्स के आधार पर दुनिया के ओल्डेस्ट स्पोर्ट माना गया है। लेस्कॉक्स फ्रांस में मिली केव पेंटिंग बताती हैं कि रेसलिंग और रनिंग एज अ स्पोर्ट आज से लगभग 15,000 साल पहले से खेले जा रहे हैं। वहीं रामायण में वानर राज बाली और रावण और महाभारत में भीमा और जरासंध के बीच ऐसे ही मल्लयुद्ध यानी मॉडर्न डे कुश्ती का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर हम साल 2023 की बात करें, आज ये दोनों ही खेल दुनिया के टॉप 10 खेलों की लिस्ट से बाहर हैं। मार्च 2023 में मिले डेटा के मुताबिक 4 बिलियन फैंस के साथ फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद फुटबॉल का अस्तित्व बेहद सीमित है। 140 करोड़ जनसंख्या वाला ये देश वर्ल्ड फुटबॉल टीम रैंकिंग में आज 100th रैंक पर खड़ा है, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक एटलीस्ट। एक तरफ जहां मोरक्को, सेनेगल और वेल्स जैसी कंट्रीज फीफा वर्ल्ड कप में कम्पीट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा। ये वो देश है जो ना जीडीपी, ना जनसंख्या और ना ही ज्योग्राफिकली हमसे बड़े हैं। महज 4 करोड़ की जनसंख्या वाला मोरक्को आज फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक पहुंच रहा है। महज 2000 करोड़ की कुल जीडीपी वाला सेनेगल फीफा रैंकिंग में 3 लाख करोड़ जीडीपी वाले भारत से 82 रैंक ऊपर है। यहाँ तक कि भारत से 158 टाइम्स छोटे वेल्स की नेशनल फुटबॉल टीम भी दुनिया की टॉप टीम्स में कंसीडर की जाती है। आमतौर पर फुटबॉल की सफलता के पीछे लोगों का ये तर्क होता है कि क्योंकि फुटबॉल साउथ अमेरिका या यूरोपियन देशों में खेले जाने वाला सबसे प्रोमिनेंट स्पोर्ट है, इसलिए इकोनॉमिकली हमसे वीक या साइज में हमसे छोटे देश भी इस खेल में हमसे आगे हैं। लेकिन शायद ये तर्क फुटबॉल में हमारी लंबी असफलता को छुपाने का एक माध्यम मात्र है, क्योंकि आज एशियन कॉन्टिनेंट में मौजूद जापान, साउथ कोरिया, यहाँ तक कि ईरान जैसे देश भी फुटबॉलिंग टर्म्स में इंडिया से कई गुना आगे हैं। जहाँ करंट रैंकिंग के मुताबिक आज जापान 20th, ईरान 22nd और साउथ कोरिया 28th पोजीशन पर है। हालांकि हमेशा इंडियन फुटबॉल की सिचुएशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि भारत उन कुछ एशियन सब कॉन्टिनेंटल देशों में से एक है जहां फुटबॉल का इंट्रोडक्शन करीब 250 साल पहले ही हो गया था। वहीं 1950 के बाद लगभग 15 सालों तक इंडिया ने अपनी फुटबॉल टीम का गोल्डन एरा विटनेस किया था, जिसके चलते इंडियन फुटबॉल टीम को ब्राजीलियंस ऑफ एशिया के नाम से विश्व भर में पहचान मिली। लेकिन अर्ली 80s के बाद इंडियन फुटबॉल का सूरज कभी हॉकी तो कभी क्रिकेट राइज के चलते मानो कहीं छिप सा गया। पर अब एक बार फिर इंडिया में फुटबॉल का उदय देखने को मिल रहा है, जहां गवर्नमेंट एफर्ट्स, आईएसएल जैसे टूर्नामेंट्स और लोगों के प्यार ने फिर से 100 यार्ड में खेले जाने वाले इस खेल को इंडिया में रिवाइव किया है। खासतौर पर रिसेंटली साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप, ऑल्सो नोन एज सैफ कप में मिली जीत को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इंडिया आने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े रियलिस्टिक सिनेरियोस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भारत में फुटबॉल की शुरुआत ब्रिटिश अराइवल के साथ हुई। असल में ब्रिटिशर्स द्वारा फुटबॉल को कई ऐसी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया गया जहां ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश था, लिहाजा इंडिया में भी फुटबॉल लोगों के बीच मशहूर हुआ। हालांकि शुरुआती दिनों में फुटबॉल सिर्फ आर्मी द्वारा खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सोल्जर्स ने लोकल्स के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया, जिसने फुटबॉल को बहुत से ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में पॉपुलर बना दिया। अर्ली ब्रिटिश रूल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तक एक्सपैंडेड था, जिसके चलते फुटबॉल का खेल भी सबसे पहले इन्हीं रीजन्स के इन एंड अराउंड खेला जाने लगा। इंडियन सॉइल पर खेला ऑफिशियल फुटबॉल मैच 1854 में कलकत्ता क्लब ऑफ सिविलियंस और जेंटलमैन ऑफ बराकपुर के बीच खेला गया। इसके बाद मानो फुटबॉल दोगुनी रफ्तार से एक स्पोर्ट के रूप में पसंद किया जाने लगा। इसके चलते 1888 में ड्यूरेंट कप की शुरुआत हुई, जो एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का 5th ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इसके ठीक एक साल बाद यानी 1889 में मोहन बगान फुटबॉल क्लब की नींव रखी गई, जो करेंटली इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। अब भारत में क्लब फुटबॉल के अर्ली अराइवल को इस बात से समझ सकते हैं कि मोहन बगान करेंटली फुटबॉल के 2 सबसे पॉपुलर क्लब्स यानी एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड से भी एक दशक पहले स्टैब्लिश हो चुका था। हालांकि आज मोहन बगान और इन क्लब्स की पॉपुलैरिटी के बीच बड़ा फासला है। बहरहाल 20th सेंचुरी में फुटबॉल कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कई जगह खेला जाने लगा, जिसे देखते हुए 1937 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जन्म हुआ और 1948 में इसे फीफा एफिलिएशन मिला। वहीं से सही मायने में इंडियन फुटबॉल ग्रो होना शुरू हुआ। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपना पहला फुटबॉल मैच 1948 के लंदन ओलंपिक्स में खेला।
इंडिया का सामना यूरोप नेशन फ्रांस से हुआ। इस मैच में इंडियन प्लेयर्स विदाउट शूज यानी नंगे पांव खेल रहे थे। अपनी ब्रिलियंट स्किल्स के चलते इंडिया ने फ्रांस को इस मैच में कड़ी टक्कर दी, लेकिन दो क्रूशियल पेनल्टीज मिस करने की वजह से इंडिया ये मैच 2-1 से हार गया। हालांकि इस हार के बावजूद ब्रिटिश मीडिया ने इंडियन टीम की खूब सराहना की। जब इंडियन कैप्टन तालिमरेन से पूछा गया कि उनकी टीम नंगे पैर क्यों खेल रही थी, तो उनके जवाब ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उन्होंने कहा, वेल यू सी वी प्ले फुटबॉल इन इंडिया वेयर एज यू प्ले बूट बॉल। इस मैच में इंडिया का एकमात्र गोल सरंगापानी रमन ने किया था, जो उन्हें ओलंपिक्स में इंडिया का पहला इंटरनेशनल गोल स्कोरर बनाता है। इस मैच के बाद सबको यही लगता था कि इंडियन फुटबॉल टीम ग्लोबल कंपटीशन के लिए रेडी है, लेकिन एक बड़ा सेटबैक इंडियन फुटबॉल का इंतजार कर रहा था। दरअसल 1950 फीफा वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप की सारी टीम द्वारा उनका नेम विड्रॉ करने से भारत ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया, लेकिन इंडिया ने क्वालिफाई करने के बावजूद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पार्टिसिपेशन के लिए मना करने के कई सारे रीजंस बताए। एआईएफएफ का कहना था कि ब्राजील में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल कॉस्ट को इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता और वर्ल्ड कप से ज्यादा इंडियन फुटबॉल टीम के लिए ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि फीफा कमेटी खुद इंडियन टीम के ट्रैवल और दूसरे एक्सपेंसेस उठाने को तैयार हो गई थी, लेकिन इंडियन टीम का बिना शूज का खेलना इस वर्ल्ड कप में ना जाने का कारण बना था। असल में उस समय तक फीफा ने बेयरफुट खेलने का रूल हटा दिया था, यानी प्लेयर्स को शूज पहन के ही खेलना था। एआईएफएफ ने फीफा से रिक्वेस्ट की थी कि उनके प्लेयर्स को बेयरफुट खेलने दिया जाए, इसके लिए फीफा ने साफ इनकार कर दिया। बहरहाल सोच जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि इंडिया वर्ल्ड कप खेलने से चूक गई। उसके बाद आज लगभग 70 सालों से इंडिया के लिए क्वालिफिकेशन राउंड तक जाना ही मुमकिन नहीं हो पाया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से करंट इंडियन फुटबॉल टीम के ट्रेमेंडस एफर्ट्स को देखते हुए इस बार टीम का पोटेंशियल क्वालिफिकेशन मुश्किल ही सही पर पॉसिबल जरूर नजर आ रहा है। दोस्तों, कोच के रूप में इंडिया के लिए फेलियर साबित हो चुके स्टीफन कॉन्स्टेंटिन को 2015 में एक बार फिर टीम का दारोमदार सौंपा गया। इससे पहले वो 2002 से 2005 तक इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रह चुके थे, लेकिन टीम के पुअर परफॉर्मेंस के चलते उन्हें हटा दिया गया। लेकिन इस बार उन्होंने पिछली नाकामयाबियों को भूलते हुए नए सिरे से टीम बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू की। इस प्रोसेस में उन्हें आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग के चलते यंग टैलेंट का अच्छा पूल मिला, जिन्हें उन्होंने अगले कुछ सालों में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए रेडी किया। साल 2015 और 2016 में इंडियन फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस डिसेंट रही, लेकिन साल 2017 टीम के लिए जबरदस्त रहा, जहां टीम ने 9 में से 7 मैचेस जीते और 2 मैचेस ड्रॉ खेले। इसी परफॉर्मेंस के चलते इंडिया ने एएफसी एशियन कप में अपने क्वालिफिकेशन को भी सिक्योर किया। मई 2017 में 21 साल बाद इंडिया ने टॉप 100 फीफा रैंकिंग में एक बार फिर एंट्री की और जुलाई 2017 में 96 रैंक को दोबारा अचीव किया। इसके चलते भारत ने 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अपनी जगह बनाई, लेकिन यहाँ टीम सेकेंड राउंड तक पहुंच सकी। हालांकि इसी साल भारत ने पहला इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी जीता, लेकिन 2019 के एएफसी एशियन कप से बाहर होने के बाद टीम के कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटिन ने स्टेप डाउन कर लिया। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने क्रोएशिया के प्रूव वर्ल्ड कप प्लेयर इगोर स्टिमेक को इंडियन फुटबॉल टीम का कोच अपॉइंट किया और यहां से एक नए युग की शुरुआत हुई। इगोर स्टिमेक के इंडियन कोच के रूप में शुरुआती कुछ दिन खास अच्छे नहीं बीते। इंडिया ने थाईलैंड में ऑर्गेनाइज्ड किंग्स कप का ब्रोंज मेडल जरूर जीता, लेकिन टीम 2019 के इंटर कॉन्टिनेंटल कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। इस हार के बाद इगोर स्टिमेक को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया इंटर कॉन्टिनेंटल कप की डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन फिर भी वो टीम के कोच बने रहे। इसके बाद उन्होंने टीम के टैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे स्पेशल एम्फेसिस देना शुरू किया। दरअसल इंटरनेशनल फुटबॉल में टीम ब्रॉडर सेंस में 2 तरीके से खेलती है। पहला तरीका है स्पीड, मसल और एग्रेशन से गेम खेलने का, जहां दोनों टीम रेगुलरली एक दूसरे पर काउंटर अटैक करती रहती हैं, जिसके चलते गेम में स्टैमिना और एंड्योरेंस जैसे फैक्टर ज्यादा कंसिडरेशन में आते हैं। दूसरा तरीका है पोजीशन, पेशेंस और पासिंग का। इस तरीके की टैक्टिक में स्किल और विजन जैसे फैक्टर्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इगोर स्टिमेक ने ये नोटिस किया कि टीम स्पीड गेम तो अच्छा खेल लेती है, लेकिन जब बात पोजीशन के साथ खेलने की होती है तो टीम का ओवरऑल गेम प्ले अभी भी वर्ल्ड स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए काफी कम है। ऐसे में उन्होंने टीम के इस एस्पेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स टीम को 2021 के सैफ कप में मिले। लेकिन टीम का सबसे यादगार पल रहा एशियन चैंपियनशिप में करंटली 58th रैंकिंग पर मौजूद कतर के साथ खेला ड्रॉ, जिसे इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे मेमोरेबल रिजल्ट भी माना जाता है। साल 2023 भी अभी तक टीम के लिए शानदार रहा है। जून 2023 में टीम ने फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर एक बार फिर इंटर कॉन्टिनेंटल कप अपने नाम किया। वहीं हाल ही में टीम ने सैफ चैंपियनशिप भी जीती है। दोस्तों, इंडियन फुटबॉल के रिसेंट राइज के पीछे सबसे पहला फैक्टर है इंडियन सुपर लीग। 2014 में स्टार्ट हुई इंडियन सुपर लीग से इंडिया ने फुटबॉल में काफी सारा नया टैलेंट डिस्कवर किया।
आज उदंता सिंह, अनिरुद्ध थापा, संदेश झिंगन जैसे रॉ टैलेंट को फाइंड करना आईएसएल की वजह से मुमकिन हो पाया। साथ ही 8 टीम्स वाली इस लीग में इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला, जिसने उन्हें मेजर इंटरनेशनल लीग में खेले हुए प्लेयर्स से सीखने और उनके साथ compete करने का मौका दिया। धीरे धीरे साल दर साल जैसे जैसे आईएसएल की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा। इसके चलते देश में छुपे हिडन टैलेंट बाहर निकल के आने लगे। दरअसल इस कंपटीशन की वजह से कंट्री में फुटबॉल को लेकर यूथ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इंडियन फुटबॉल के रिवाइवल के लिए उसी इमोशन और सेंटिमेंट की जरूरत थी जो हमें क्रिकेट के लिए देखने को मिलता है। इस इमोशन को जगाने का काम भी आईएसएल ने ही किया। 2014 में स्टैब्लिश हुई ये लीग ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया अटेंशन को ग्रैब करती है और इंटरनेशनल कोचेस और स्टार्स के साथ आज ये कंट्री के फुटबॉल लैंडस्केप बदल रही है। अगर इंडिया आने वाले सालों में दुनिया की टॉप टीम से compete करना चाहता है तो देश में आईएसएल जैसी डोमेस्टिक लीग का होना बहुत जरूरी है। आज एशिया में साउथ कोरिया या जापान जैसे देशों का फीफा की टॉप रैंकिंग में शामिल होना वहां की डोमेस्टिक लीग के कारण ही मुमकिन हो पाया है। जापान ने भी आईएसएल की ही तरह साल 1992 में अपने यहाँ एक डोमेस्टिक लीग की शुरुआत की थी, जिसे J1 लीग कहा जाता है, जिसके चलते महज 3 दशक के अंदर देश में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का एक पूल तैयार हो गया। साथ ही जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ा वैसे वैसे यहाँ हाई रेवेन्यू जनरेट होने लगा। इसके चलते जापानीज डोमेस्टिक फुटबॉल डेविड विला, एंड्रेस इनिएस्टा, फर्नांडो टोरेस और डिएगो फोरलान जैसे आइकॉनिक फुटबॉलर्स को अपने यहाँ उनके लेटर स्टेज करियर स्पेंड करने के लिए अट्रैक्ट कर पाया। इस तरह के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो खुद वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं, उनके जापान में आने से वहां के यंग प्लेयर्स को टॉप लेवल पर परफॉर्म करने की बारीकियों को समझने में मदद मिली। सिमिलरली साउथ कोरिया भी ईयर 1983 से अपने यहाँ डोमेस्टिक फुटबॉल लीग चला रहा है, जिसके पॉजिटिव इंपैक्ट के तौर पे कोरियन फुटबॉल को सॉन ह्यूंग मिन जैसे रिनोन्ड प्लेयर्स मिले। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भले ही आईएसएल की वजह से इंडियन फुटबॉल टीम रातों रात वर्ल्ड क्लास ना बन सके, लेकिन सही गाइडेंस के साथ आने वाले कुछ समय में इंडिया अपनी नेशनल टीम के लिए कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स को खोज सकता है और बाहर से आए प्लेयर्स के एक्सपीरियंसेस को इन खिलाड़ियों के साथ साझा कर मे भी कुछ ही सालों में या फिर दशकों में भारत एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम भी तैयार कर सकता है। दोस्तों, इंडियन फुटबॉल की करंट फॉर्म का दूसरा बड़ा कारण है कंट्री के सभी हिस्सों में फुटबॉल का प्रमोशन और यंग टैलेंट को नर्चर करने पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फोकस। असल में कुछ साल पहले तक फुटबॉल इंडिया के कुछ पॉकेट्स में सीमित हुआ करता था, जहां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र और गोवा को छोड़कर बाकी इंडिया में फुटबॉल की प्रेजेंस लगभग ना के बराबर थी। लेकिन अब धीरे धीरे फुटबॉल फेडरेशन की फोकस एफर्ट्स और वेरियस पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव की वजह से फुटबॉल देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंच रहा है। उदाहरण के लिए इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश इंडियन फुटबॉल मैप से गायब था, लेकिन रिसेंटली ला लिगा आउटफिट एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ कोलैबोरेशन में उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल लेवल फुटबॉल क्लब स्टैब्लिश किया गया है। वाराणसी में स्टैब्लिश किए गए इस फुटबॉल क्लब का नाम होगा काशी फुटबॉल क्लब। इसी तरह की पार्टनरशिप दूसरे इंडियन फुटबॉल क्लब्स ने भी की है, जिससे फुटबॉल के प्रमोशन और इम्प्रूवमेंट में और हेल्प मिली है। 2020 में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने भी एक ऐसी ही पार्टनरशिप की थी। सिमिलरली बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने भी स्कॉटलैंड के चैंपियंस रेंजर्स फुटबॉल क्लब के साथ पार्टनर किया है, जिससे दोनों क्लब्स के टैलेंट साथ मिलकर अपने फुटबॉल को आगे बढ़ा सकें। आज AIFF प्रोएक्टिव मेजर्स लेकर ग्रासरूट लेवल पर फुटबॉल टैलेंट्स को डेवलप कर रहा है। AIFF का विजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग प्रोग्राम्स और लोकल टूर्नामेंट को इंप्रूव किया जाए ताकि यंग फुटबॉलर्स को उनकी स्किल्स दिखाने का सही प्लेटफॉर्म मिल सके। साथ ही आज इंडियन फुटबॉल फेडरेशन दुनिया भर में लगने वाले फुटबॉल कैंपेन्स में अपने यंग प्लेयर्स को भेज रहा है ताकि वो देशों में जाकर गेम सीख सकें जो आज हमसे कई गुना आगे हैं। फेडरेशन का मानना है कि ऐसा करने से ओवरसीज एक्सपीरियंस भारत में सबसे डायरेक्ट रूट ले सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है अंडर 17 फुटबॉल टीम के डेवलपमेंट को देखकर, जहां अंडर 17 फुटबॉल टीम ने पिछले कुछ समय में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, जो इंडियन फुटबॉल के ब्राइटर फ्यूचर का हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों, रिसेंटली भारत ने अपने फुटबॉल लेजेंड्स को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, जिससे फुटबॉल के ओवरऑल प्रमोशन में काफी मदद मिली है और फुटबॉल एक मास गेम बनने की कगार पर है। इसमें सुनील छेत्री का नाम काफी प्रोमिनेंट है। दूसरी टीम के विजन को इंप्रूव और अपडेट करने में टीम में कुछ बेहतरीन फुटबॉलर्स का इंट्रोडक्शन और कोच इगोर स्टीमक का टीम को ज्यादा टेक्निकली साउंड बनाना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, आज इगोर ने अपने वर्क से टीम को एक मच बेटर स्किलफुल टीम में कन्वर्ट किया है। इसके चलते अब टीम ने स्पेन और क्रोएशिया जैसे देशों की तरह बॉल को अपने कंट्रोल में रख के गेम खेलना शुरू किया है। साथ ही आज टीम के पास यंग गन्स और एक्सपीरियंस हेड्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है। टीम की सक्सेस में सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाले कैप्टन सुनील छेत्री टीम के मेन स्ट्राइकर हैं, जो अप फ्रॉम द फ्रंट टीम को लीड करते हैं
38 इयर्स के सुनील छेत्री इंटरनेशनल फुटबॉल में 92 गोल स्कोर कर चुके हैं और फुटबॉल में एक्टिव प्लेयर्स की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। सुनील का टीम के साथ होना अपने आप में खास है। आज सुनील इंडियन फुटबॉल के सबसे फेमस स्टार है जिनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में है। सुनील की यही नेशनल इमेज उन यंग इंडियन प्लेयर्स के लिए संजीवनी बूटी है जिन्हें अक्सर ये ख्याल आता है कि कहीं फुटबॉल में जाकर कहीं गुमनाम न रह जाएं। टीम के दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं 22 साल के अनवर अली जो इंडिया के मेन डिफेंडर हैं। अनवर अली के डिफेंस ने इंडियन फुटबॉल टीम के गेम प्ले में एक नया डायमेंशन ऐड किया है। इंडिया ने हाल ही में जिन यंग टैलेंट को डेवलप किया है अनवर अली भी उनमें से एक है। उनके कंपोजर, टेक्निकल स्किल्स और बैकलाइन से अटैक इनिशिएट करने की एबिलिटी के कारण अनवर अली टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट बन चुके हैं जो डीप लाइन प्लेमेकर के साथ एक रॉक सॉलिड वॉल का काम करते हैं। इन दोनों के अलावा टीम के गोलकीपर गुरप्रीत संधू, मिडफील्डर सहल समद, डिफेंडर संदेश झिंगन, फॉरवर्ड प्लेयर लालियांजवाला छांगते और महेश सिंह नौरम जैसे प्लेयर्स भी आज टीम इंडिया के लिए अपने एशियन कॉम्पिटिटर्स के बीच ऑन पेपर एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप बना रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि जिस तरह भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं वैसे ही एक प्लेयर अपने फैंस के बिना अधूरा है। इंडियन फुटबॉल टीम में आए सुधार में फैंस की भूमिका काफी अहम रही है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक इंडियन फुटबॉल की हालत इतनी खराब थी कि प्लेयर्स खुद फैन से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते थे कि वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आए। लेकिन अब हालत काफी बदल चुकी है। पिछले कुछ समय में फुटबॉल फैन के नंबर में जबरदस्त उछाल देखी गई है जहां पैशनेट सपोर्टर्स इंडियन टीम के पीछे स्टेडियम तक पहुंच रहे हैं। अप्रैल 2022 में पब्लिश इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस टाइम इंडिया में फुटबॉल के 17% फैंस मौजूद हैं, जो एक इमर्जिंग स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा नंबर है। साथ ही जहां 2019 तक मैचेस में आने वाले फैंस की संख्या रेयरली 20,000 को टच करती थी, वहीं आज आईएसएल में खेले जाने वाली मुंबई एफसी और आईएसएल में खेले जाने वाली एवरेज वीक अटेंडेंस 30,000 से ज्यादा रहती है। वहीं इस सीजन ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच खेला गया कोलकाता डर्बी का मैच आईएसआई की हिस्ट्री का थर्ड हाईएस्ट अटेंडेंस वाला मैच था। इसे देखने नियरली 62,000 फैंस पहुंचे थे। इन सभी आंकड़ों को देखकर ये साफ है कि इंडिया में फुटबॉल फैंस की संख्या बढ़ रही है। लेकिन शायद ये रिसेंट फॉर्म और फैंस का सपोर्ट ही वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि जहां तक साफ कप को जीतने की बात है, इंडिया इस टूर्नामेंट के 14 में से 9 वर्जन में कप होल्डर रहा है। सिमिलरली अभी भी इंडियन फुटबॉल टीम का फुटबॉलिंग एक्सपीरियंस एशिया की उन टीमों के खिलाफ बहुत कम है जो दुनिया के टॉप 50 रैंक्स में शुमार हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाई करने के लिए अभी इंडियन टीम को लंबा सफर तय करना है। दोस्तों भारत के लिए सबसे पहला बेनिफिट क्वालिफिकेशन सिनेरियो में यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 तक इस टूर्नामेंट में 32 टीम्स शिरकत करती थी, लेकिन 2026 वर्ल्ड कप के लिए टीम्स के नंबर को एक्सपैंड करके 48 कर दिया गया। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट से कितनी टीम्स फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेट करेंगी। एशिया के लिए जहां पहले फीफा में 4.5 स्पॉट्स रिजर्व होते थे, वहीं अब टीम का नंबर बढ़ाने के कारण 8 स्पॉट्स रिजर्व होंगे। यानी पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले 3 और एशियन टीम्स फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगी, जो इंडिया के चांस को और बेटर करता है। करेंटली ग्लोबल फीफा रैंकिंग्स में इंडिया 100th पोजीशन पर है और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन रैंकिंग में 18th पोजीशन पर। एशियन टीम्स में टॉप 20 रैंकिंग के अंदर होने का सीधा मतलब है कि वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया को एशियन क्वालिफिकेशन का फर्स्ट राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। हालांकि भारत को प्रीलिमिनरी राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना होगा, जहां पर 36 टीम को 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और हर ग्रुप में 4 टीम्स होंगी। प्रीलिमिनरी राउंड 2 की शुरुआत नवंबर 2023 से होगी और ये जून 2024 तक चलेगा। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए इंडिया को सबसे पहले इसी राउंड में टॉप 2 स्पॉट्स में फिनिश करना होगा। साथ ही करेंटली इंडियन फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के पॉट 3 में प्लेस्ड है, लेकिन अगर इंडिया पॉट 2 में अपनी जगह बना लेती है तो प्रीलिमिनरी राउंड 2 के टॉप 2 में फिनिश करने के और करीब आ जाएगी और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी अगर इंडिया पॉट 2 का पार्ट रहता है तो ये इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। लेकिन इस पॉट का हिस्सा होने के लिए इंडिया को फीफा रैंकिंग में 99 या उससे बेहतर रैंक हासिल करनी होगी और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन रैंकिंग में मिनिमम 18 रैंक पर रहना होगा। अगर इंडियन टीम ऐसा कर पाई तो इंडिया अपने लोअर रैंक टीम से खेलेगी, जिससे टॉप 2 फिनिश करने की प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाएगी। प्रीलिमिनरी राउंड 2 को क्रॉस करने के बाद इंडिया को राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 के बियॉन्ड जाना होगा। इन सभी आने वाले राउंड्स में एशिया की बेस्ट टीम्स कंपीट करेंगी,
जिसमें टॉप 10 एशियन टीम्स भी होंगी। यानी इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने के लिए इन सभी टीम से भिड़ना होगा और उनके सामने अच्छे प्रदर्शन के बाद ही इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। देखिए, थ्योरेटिकली इंडिया फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर सकता है, पर उसके लिए इंडिया के प्लेयर्स को अपनी बेस्ट फुटबॉल खेलनी होगी। साथ ही हमें ये आस भी लगानी होगी कि सारे सिनेरियोज भारत के फेवर में आए। आने वाला एशियन कप इंडिया के लिए अपनी प्रोग्रेस दिखाने और कॉन्टिनेंट की बेस्ट टीम के अगेंस्ट कम्पीट करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और यही फीफा वर्ल्ड कप खेलने के सपने की तरफ इंडिया का पहला बड़ा कदम हो सकता है। अगर इंडियन टीम ने एशियन कप में अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि हम पहली बार टीम इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करते हुए देखें। दोस्तों, इंडियन फुटबॉल के राइज ने इंडिया के फैंस के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर जगाई है। इंडियन फुटबॉल की रीसेंट अचीवमेंट्स, प्लेयर की जबरदस्त मेहनत और कोचिंग स्टाफ का सपोर्ट इंडियन फुटबॉल फैंस में ऑप्टिमिज्म जगाने के लिए काफी है। इंडिया में डोमेस्टिक लीग्स के आने के साथ साथ फुटबॉल की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और प्लेयर्स इस स्पोर्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंडियन सुपर लीग और आई लीग की वजह से फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हुआ है। इसके चलते प्लेयर्स को बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिल पा रही हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल को पॉपुलर करने के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्री एकेडमिक सेटअप कर रहा है। इन इनिशिएटिव से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड प्लेयर्स मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे और टीम के लिए अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। अगर फुटबॉल को लेकर इंडिया का प्लान सही दिशा में आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही हम अपने टेलीविजन सेट पर टीम इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.